हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, बट इफ यू आर विलिंग टू लर्न देन नो बडी कुड स्टॉप यू। यानी कि अगर आप सीखना नहीं चाहते, ठीक है, चाहे अपनी गलतियों से हो चाहे कुछ नया सीखने की बात हो, लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते तो आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी मदद कर सके, ठीक है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने बोला था कि जब आप पढ़ाते हैं तब समझ में आ जाता है, जब खुद करते हैं तब समझ में नहीं आता। तो इसके लिए आपको पहले खुद पढ़ना है, पहले खुद समझने की कोशिश करनी है। वोकैबुलरी आपको दी जाती है हर एक एडिटोरियल के साथ में। आपने उस वोकैब को एक बार रीड करना है, पैसेज पढ़ते टाइम साइड बाय साइड वोकैब को आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। दिन में 3-4 बार उस वोकैब को, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, तो दिन में 3-4 बार आप उस वोकैब को पढ़िए, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना मैं नहीं बोलती कि आप लिख लिख के याद करो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत कम है, एक सब्जेक्ट के ऊपर कोई 4-5 घंटे नहीं दे सकते आप डेली के, ठीक है। आपने सिर्फ उसको दिन में 3-4 बार पढ़ना है, रीड करना है। एक वीक के बाद में आप पाओगे कि आपके जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, वो अधिकतर वर्ड्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, पहले खुद इसको पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करनी है उस वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद जब आप यहाँ पर आकर अपना सेशन देखोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि आपने क्या चीजें गलत करी हैं, क्या चीजें गलत समझी हैं, और कहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी रही, ठीक है। इससे आपकी हैबिट डेवलप होगी खुद से जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ने जाओगे तो आपको डेवलपमेंट नहीं होगा कुछ भी। आप वो बस स्पून फीडिंग करके बोल रहे हो कि हाँ जी अब समझ में आ गया, वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Prime Minister Narendra Modi's visit to Moscow on Monday reaffirms an old tradition of holding annual summits between इंडिया एंड रशिया लीडर्स। बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मंडे को मॉस्को गए, ठीक है, मॉस्को के दौरे पे गए। ये क्या करता है, रीअफर्म करता है। रीअफर्म करना मतलब कंफर्म, दोबारा किसी चीज को कंफर्म करता है। किस चीज को कंफर्म करता है, हमारा एक पुराना ट्रेडिशन रहा है कि एनुअल समिट्स इंडिया और रशिया के लीडर्स के बीच में होते रहे, एनुअल मीटिंग्स होती रही। विद रशिया his first choice for a bilateral visit in his third tenure। बोल रहे हैं रशिया के साथ में उनकी ये पहली बायलेटरल विजिट है तीसरे टेन्योर में। He also breaks a tradition that Indian prime ministers travel to neighboring countries on their first standalone visits in a tenure। उन्होंने एक बहुत पुराना ट्रेडिशन भी तोड़ दिया कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेबरिंग अड़ोस पड़ोस की कंट्रीज में विजिट करते हैं अपने पहले विजिट के दौरान में, किसी भी अपने सत्र के दौरान में, इंडिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया रशिया पार्टनरशिप। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप कितनी अहम है। द 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट हैज अनदर फर्स्ट। और जो ये 22वां इंडिया रशिया का एनुअल समिट हुआ, इसमें एक और चीज पहली बार हुई। द फर्स्ट मोदी पुतिन मीट सिंस द यूक्रेन वॉर। जब से यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से पहली बार मोदी जी और पुतिन साहब जो है मिल रहे हैं। The 21st summit was in Delhi in December 2021। जो 21वां समिट था वो दिल्ली में हुआ था 2021 में, जस्ट बिफोर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लॉन्च स्पेशल ऑपरेशंस ऑन यूक्रेन। जो कि यूक्रेन के ऊपर जब उन्होंने अपने स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करे थे उससे जस्ट पहले ये मीटिंग हुई थी। सिंस देन द टू लीडर्स हैव मेट जस्ट वंस। उसके बाद से अब तक ये दोनों लीडर्स केवल एक बार मिले हैं, एट दी एससीओ समिट इन उज्बेकिस्तान। जब एससीओ समिट हुआ उज्बेकिस्तान में तब, where Mr. Modi had stated that this was not the era of war। जहां पे मिस्टर मोदी ने कहा था कि ये वॉर का, युद्ध का युग नहीं है, ये वॉर का, युद्ध का दौर नहीं है। Russia's growing dependence on China has, as a result of war, is also a concern for India। बोल रहे हैं कि रशिया का जिस तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंस, उनके ऊपर निर्भरता बढ़ रही है जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से,
ये भी हिंदुस्तान के लिए एक चिंता का विषय है। गिवन टेंशंस ओवर द एलएसी, किस चीज के बारे में, किस चीज को लेकर, क्योंकि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में एलएसी को लेकर टेंशन है। और चाइना ने जब भी पाकिस्तान के सपोर्ट दिखाते हुए कश्मीर मसला उठाने की कोशिश करी है तो यूएन काउंसिल में, तो रशिया ने वीटो पावर लगा के उसको रोकने की कोशिश करी है, ठीक है, उसको रोका है। तो अभी तक क्योंकि रशिया हमारे साथ था, लेकिन अगर रशिया चाइना के साथ में और ज्यादा डिपेंडेंट होता है चाइना के ऊपर, तो कोई इसमें भी डर की एक वैलिड पॉइंट है कि फिर रशिया हो सकता है अपने उस डिपेंडेंस को पूरा करने के लिए हमारा साथ ना दे पाए, ठीक है। वाइल देयर विल बी ए शेड्यूल्ड फ्रेमवर्क ऑफ टॉक्स ऑन बायलेटरल इश्यूज, बोल रहे हैं कि एक शेड्यूल्ड टाइमलाइन होगी, दायरा होगा कि हमने इन टॉपिक्स पे बात करनी है, इन चीजों के ऊपर बात करनी है, ठीक है। ये सारा फ्रेमवर्क तैयार होगा बायलेटरल इश्यूज के लिए, चाहे वो ट्रेड के हों, चाहे एनर्जी रिलेशनशिप्स हों, चाहे स्पेस कॉपरेशन हो गगनयान के लिए, या फिर एंड डिक्लाइनिंग बट सब्सटैंशियल डिफेंस सप्लाईज, ठीक है, कम होते हुए लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में जो हमारे डिफेंस सप्लाईज हैं वो रशिया से खरीदे जाते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में बात करनी है। देयर विल ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी टू टेक स्टॉक ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। तो अभी एक और अपॉर्चुनिटी है कि हम यूक्रेन युद्ध के ऊपर समीक्षा भी कर, पार्ट फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट्स एंड वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी, बोल रहे हैं ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर जो वजह से जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर और जो उसका प्रभाव, उसको उसके अलावा एंड शॉर्टेजेस ऑफ फूड की शॉर्टेजेस, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेजेस के अलावा इंडिया हैज बिन वरिड अबाउट इट्स फॉल आउट ऑन डिफेंस डिलीवरीज एंड स्पेयर्स फ्रॉम रशिया। हिंदुस्तान को इस चीज की भी चिंता है कि भाई कहीं रशिया से जो हमारे को डिफेंस की जो चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हवाई जहाज वगैरह जो चीजें हमें रशिया से सप्लाई होते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स जो सप्लाई होते हैं, कि उनमें कमी ना आ जाए इन सब चीजों के चलते। While an attempt to make in India has made headway, Russian assault rifles and India Russia BrahMos मिसाइल, बोल रहे हैं कि जबकि एक प्रयास जो है मेड इन इंडिया का, वो क्या है, मेक हेडवे मतलब प्रगति कर रहा है, जैसे कि रशियन असॉल्ट राइफल्स की बात हो गई या फिर इंडिया रशिया ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो गई। कंसर्न्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाईज एंड द पेमेंट इशू विल नीड डिस्कशन। लेकिन फिर भी जो चिंताएं खड़ी हो चुकी हैं सप्लाईज को लेके कि भाई हमें जो बाकी कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए वो कैसे सप्लाई किए जाएंगे, कब तक किए जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, इन सब चीजों को लेके, या फिर पेमेंट किस तरीके से होनी है, कब होनी है, कितनी कितनी क्वांटिटी में होनी है, इन सब चीजों को लेके जो भी डिस्कशन है वो जरूरी है। न्यू दिल्लीज कंसर्न ओवर इंडियन रिक्रूटमेंट्स बाय द रशियन आर्मी इज अनदर इशू ऑफिशियल्स इंडिकेट। आपको पता होगा हरियाणा के कई सारे जो बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको रशियन मिलिट्री में भर्ती किया गया है और उनको वॉर जोन में भेजा भी जा रहा है, ठीक है। तो हिंदुस्तान की ये भी एक बड़ी चिंता है कि हिंदुस्तान से जो रिक्रूटमेंट रशियन आर्मी में किए गए हैं, ये भी एक बड़ा इशू है जिसके ऊपर डिस्कशन होना जरूरी है, ऐसा ऑफिशियल्स ने इशारा किया है। Above all, Mr. Modi's visit sends a geopolitical message given the contrast to another summit in Washington। बोल रहे हैं कि अगर इन सब चीजों के ऊपर मिस्टर मोदी जो यहाँ पे गए हैं, रशिया गए हैं, तो इनकी ये विजिट जो है एक जियोपॉलिटिकल मैसेज दे रही है। किसके कॉन्ट्रास्ट में, विपरीत, कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत, किसके विपरीत में, वॉशिंगटन में होने वाले एक दूसरे समिट के विपरीत में। On Tuesday, US President Joseph Biden will welcome leaders of NATO countries for the Transatlantic Grouping's 75th anniversary। बोल रहे हैं कि ट्यूसडे को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन क्या करेंगे, वो वेलकम करेंगे नाटो कंट्रीज के लीडर्स को। नाटो कंट्रीज कौन होती हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का एक अलायंस है, ठीक है। उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे किसके लिए, ट्रांस अटलांटिक ग्रुप की 75वीं सालगिरह के लिए, ठीक है। विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर Zelensky and Indo-Pacific leaders who are part of the Western sanctions present, it will be a show of strength supposed to demonstrate Russia's isolation। बोल रहे हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी वहां पे शामिल होंगे, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे,
इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज हैं वहां के लीडर शामिल होंगे। तो ये सब क्या है, और ये वो लीडर्स हैं जो वेस्टर्न सैंक्शंस जो लगाए गए हैं रशिया के ऊपर उनके हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। ठीक है, तो ये केवल और केवल एकमात्र तरीका है अपनी ताकत दिखाने का, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का कि, और ये दिखाने का कि रशिया जो है बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। Mr. Modi has attempted a balance with his presence at G7 summit outreach in Italy last month and meeting Mr. Zelensky। बोल रहे हैं कि मिस्टर मोदी ने क्या किया है, एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया है अपनी उपस्थिति जाहिर करा के, कहाँ पे, G7 समिट में। ठीक है, और उसके बाद में वो मिस्टर जिलेंस्की से भी उनने मीटिंग करी, उनके साथ में मुलाकात करी। ये कब हुआ, इटली में हुआ पिछले महीने। एंड लेटर सेंडिंग एन ऑफिशियल डेलीगेशन टू द पीस कॉन्फ्रेंस इन स्विट्जरलैंड। और फिर बाद में उनने एक शांति कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, उसमें अपना पूरा एक डेलीगेशन भेजा था, यानी कि प्रतिनिधि मंडल भेजा। The government has also shown its enduring commitment to traditional ties with Russia। सरकार ने भी अपना जो बड़े लंबे समय से कमिटमेंट चला है, ट्रेडिशनल टाइज हैं रशिया के साथ में, उनके तरफ उनने प्रतिबद्धता दिखाई है। ठीक है, दैट स्टेम फ्रॉम द 1971 सोवियत यूनियन पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, जो कि 1971 में सोवियत यूनियन की पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी से शुरू हुई थी, तब से इसके ताल्लुक है। बाय रिफ्यूजिंग टू कंडेम द वॉर एट द यूएन एंड अदर मल्टीलैटरल फॉर्म्स। कैसे किया हमने ये, कैसे सहयोग अपना दिखाया, जब हमने रशिया को कंडेम करने से, उनकी निंदा करने से मना कर दिए यूएन और कुछ अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स पे, while continuing to engage with Russia bilaterally and at groupings such as the SCO, BRICS and the G20। और हमने रशिया के साथ में दो द्विपक्षीय रिश्ते, द्विपक्षीय बातचीत जो है जारी रखी। ठीक है, और ग्रुपिंग्स लेवल पे भी जारी रखी, जैसे कि SCO हो गया, ब्रिक्स समिट हो गया, G20 हो गया, इन सब जगहों पे हमने रशिया के साथ में अपनी बातचीत जारी रखी। All eyes during Mr. Modi's visit will then be on how he uses India's particular multipolar, unaligned perch to further the cause of dialogue and diplomacy। तो अब सबकी निगाहें किसके ऊपर हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं मोदी जी के ऊपर कि भाई वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इंडिया का, खास तौर पे जो मल्टीपोलर, कि हमें हर कंट्री के साथ में बना के रखनी है, हर देश के साथ में हमें बना के रखनी है। ठीक है, अनअलाइंड, कि किसी भी एक गुट का हम हिस्सा नहीं है। तो ये जो उनका रवैया रहा हिंदुस्तान का, उसको वो कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि आगे डिप्लोमेटिक बातचीत की जा सके, एंड हेल्प हासन एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज डिवाइडेड द वर्ल्ड। और कैसे ये क्या कर सके, मदद कर सके कि जल्द से जल्द, हासन मतलब जल्द से जल्द, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। तो ये था पैसेज, मोदी जी गए हैं पुतिन जी से मिलने के लिए। ठीक है, उसके ऊपर ये पूरा पैसेज था कि क्या मतलब है इस मीटिंग का, क्यों इम्पोर्टेंस रखती है ये मीटिंग, आगे इससे क्या नतीजे निकल सकते हैं, और जो रशिया के विरोधी हैं उनके लिए हमारी ये मीटिंग क्या ओपिनियन रख सकती है। ठीक है, तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Why is Prime Minister Narendra Modi's visit to Russia significant in the context of India-Russia relations? बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो विजिट है रशिया के लिए, ये हिंदुस्तान और रशिया के रिश्तों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। It continues the tradition of annual summits between India and रशिया लीडर्स। बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने बोला ना कि भाई दोबारा से ट्रेडिशन जो हमारा हमेशा से रहा है, ये उसी को कंटिन्यू करने का एक जरिया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। What concern does India have regarding Russia's growing dependence on China? भाई हिंदुस्तान क्यों चिंतित है कि रशिया चाइना के ऊपर अगर निर्भर करता तो हिंदुस्तान को क्या फर्क पड़ेगा। हिंदुस्तान को चिंता करने की क्या बात है, हिंदुस्तान को चिंता करने की बात यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर फिर टेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है, टेंशन बढ़ जाएगी और हो सकता है कि इस बार रशिया भी हमारी मदद ना करे। इट माइट लीड टू अ रिडक्शन इन रशियाज डिफेंस सप्लाईज टू इंडिया। इनकरेक्ट है। It increases tensions over the line of actual control। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि अगर मान लो रशिया डिफेंस सप्लाई हमें नहीं करते तो हमारे पास अमेरिका ऑप्शन है, इजराइल ऑप्शन है, हम कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अगर टेंशन बढ़ेगी तो वो हमारे लिए जरूर एक समस्या है।
Which of the following best describes the geopolitical significance of मिस्टर मोदीज विजिट टू रशिया? बोल रहे हैं मिस्टर मोदी का जो रशिया दौरा है इसका जियोपॉलिटिकल महत्व क्या है, जैसा कि पैसेज में कहा गया। तो बोल रहे हैं पैसेज में बताया गया कि उनका एक बैलेंस दिखाता है, क्योंकि वो इस तरफ भी मीटिंग करने वाला, जो नाटो की मीटिंग होने वाली है वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक्स के साथ में, उनके बीच में जो टेंशन है उसको भी वो डील करने वाले हैं, उसको भी मीटिंग वहां पे भी जाएंगे, वहां पे भी मीटिंग करेंगे। ठीक है। और अभी तक हिंदुस्तान ने क्या किया है कि कहीं पे भी रशिया को कंडेम नहीं किया है, चाहे जितने भी बड़े बड़े मीटिंग्स हुई हो, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हो, कहीं पे भी उनने रशिया को कंडेम नहीं करा है। उनने एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी। टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिया सपोर्ट फॉर रशियन मिलिट्री इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इनकरेक्ट है। हिंदुस्तान ने अपना सपोर्ट नहीं दिखाया है, पर उन्होंने रशिया की निंदा भी नहीं करी है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध रुक जाना चाहिए, सिविलियन एरियाज पे नहीं अटैक होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि रशिया पूरी तरीके से गलत है। टू बैलेंस इंडियाज रिलेशंस विद बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्लॉक्स एमिस्ट ग्लोबल टेंशन, बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया भर में टेंशन के बीच में, दुनिया भर में इस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो खींचातानी चली हुई है उसके बीच में हिंदुस्तान बैलेंस बनाना चाह रहा है वेस्टर्न ब्लॉक्स और ईस्टर्न ब्लॉक्स के बीच में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, how has India shown its commitment to its traditional ties with Russia? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार हिंदुस्तान ने रशिया के साथ में जो हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं, ट्रेडिशनल रिश्ते हैं, उनको कैसे, उनके प्रति अपना कमिटमेंट कैसे जताया। तो पैसेज में कहा गया कि इंडिया ने अपने ट्रेडिशनल टाइज बनाए हुए हैं और वो हमेशा उनके साथ में बायलेटरली, द्विपक्षीय तौर पे इंगेज होते रहे हैं, चाहे वो ग्रुप्स हों, चाहे वो वैसे कोई मीटिंग्स हो। ठीक है। बाय ओपनली सपोर्टिंग रशियाज एक्शन इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इनकरेक्ट है। बाय रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन नाटो एंड वेस्टर्न सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, by engaging with Russia at bilateral and multilateral levels while maintaining a balanced diplomatic stance. Option C is correct. Select the synonym of the word reaffirm. Reaffirm का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना। ठीक है। Prime Minister Narendra Modi's visit to Moscow on Monday reaffirms an old tradition. Negates मतलब किसी चीज को नजरअंदाज कर देना, नगण्य कर देना, शून्य कर देना। Confirm, कंफर्म करना मतलब सुनिश्चित करना। ठीक है। क्वेश्चंस, सवाल उठाना। डिस्टर्ब्स मतलब कुछ तब्दीली कर देना, कुछ हलचल कर देना। तो यहाँ पे 2 करेक्ट है और केवल 2 ही करेक्ट है, तो ओनली 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट इज अ डैश आयरनी, ये एक किसी तरीके की आयरनी है। आयरनी मतलब एक ऐसी स्थिति जब आप हंस भी नहीं सक रहे, रो भी नहीं सक रहे। ठीक है। दैट द कश्मीर वैली लॉन्ग नोन एज ऋषि वैर और गार्डन ऑफ ऋषिज, क्या है आयरनी की जो कश्मीर वैली है जिसको लंबे समय से ऋषि वैर या फिर गार्डन ऑफ ऋषिज के नाम से जाना जाता है, हैज बीन इन द थ्रोज ऑफ टेररिस्ट वायलेंस फॉर सो लॉन्ग नाउ। थ्रोज मतलब दर्द में, पीड़ा में, वो टेररिस्ट वायलेंस के दर्द से जूझ रहा है इतने लंबे समय से। दो the valley has dash a turbulent history of internal strife and foreign invasions, बोल रहे हैं हालांकि वैली का इतिहास रहा है, has किसी तरीके की टर्बुलेंट होने की बड़ा ही उथल पुथल वाला हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है उनका। इंटरनल स्ट्रिप, इंटरनल मतलब आंतरिक गतिरोध, आंतरिक मतभेद, और फॉरेन इन्वेजन, बाहरी कंट्रीज के इन्वेजन से वो जूझता रहा है। इट वॉज ऑल्सो द होम ऑफ होली मेन एंड वुमेन हु एडवोकेटेड अ ह्यूमेन बिलीफ, लेकिन इन सब के बावजूद ये हमेशा से बड़े ही धार्मिक स्त्री पुरुषों का घर भी रहा है जिन्होंने इंसानियत, मानवता के रास्ते पे चलना सिखाया। इन यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, कैसे कि भाई सभी जो मनुष्य हैं वो बराबर हैं, समान हैं, चाहे वो अलग अलग धर्म से आते हों, बिलोंगिंग टू डिफरेंट फेथ्स, and a dash that there was a single god beyond sectarian divisions, और इस बात का भी वो प्रचार करते थे कि भगवान एक है। ठीक है। सबका मालिक एक, चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो, भगवान एक है। अगर हम इन जो सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं, जो हमारे धर्म के अंदर जो कुछ विधिवत तरीके से कार्य के जरिए कुछ डिविजन्स क्रिएट किए गए हैं, हम उनको छोड़ दें
तो भगवान एक है। True mystics, as they dash their sayings mostly in verses, बोल रहे हैं कि वो वास्तव में मिस्टिक्स थे। मिस्टिक्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं, जो बिल्कुल अपने आप को परमात्मा की शरण में डाल देते हैं। ठीक है, तो वो वाकई में आध्यात्मिक लोग थे, जैसा कि एज दे, जैसा कि वे डैश, जैसा कि वो कहते हैं या मानते हैं, उनकी कथनी थी। मोस्टली इन वर्सेस, जो कि अक्सर पोएम्स के वर्सेस के तौर पे, श्लोकों के तौर पे कही जाती थी। एम्फेसाइज एक्यूमेनिकल थिंकिंग, वो क्या करते थे? एक्यूमेनिकल थिंकिंग के ऊपर जोर देते हैं, यानी कि जो अलग अलग धर्मों के विचार हैं उनके ऊपर जोर देते थे। इट वॉज इन द वैली दैट मुस्लिम एसेटिक्स एस्टैब्लिश द ऋषि ऑर्डर। जो मुस्लिम ऋषि मतलब एक तरीके से संत थे, मुस्लिम जो कवि हो गए, सूफी संगीतकार हो गए, जिन्होंने अपने आप को भगवान की शरण में डाल दिया था, उन्होंने ऋषि ऑर्डर इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। डैश द फैक्ट दैट द कंसेप्ट ऑफ अ ऋषि इज एलियन टू इस्लाम। ऑल्दो ये भी फैक्ट है कि ऋषि का जो कंसेप्ट है वो इस्लाम धर्म में फॉरेन कंसेप्ट है, इस्लाम धर्म के खिलाफ है, बट स्टिल जो मुस्लिम एस्थेटिक्स थे उन्होंने ही ऋषि ऑर्डर यहाँ पे स्थापित किया था। ऑन द अदर हैंड, हिंदू सेंट्स डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम एसोसिएटिंग विद मुस्लिम सेजेस। और वहीं दूसरी तरफ हिंदू संत भी मुस्लिम जो सेजेस थे, धर्म गुरु होते हैं, जैसे हिंदू सन्यासी होते हैं ना, वैसे मुस्लिम जो सन्यासी थे उनसे वो संबंध रखने से शर्माते नहीं थे, संकोच नहीं करते थे। द कॉमन गोल ऑफ बोथ वॉज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, क्योंकि दोनों का ही मुख्य उद्देश्य, जो एक उद्देश्य जो दोनों का ही था, कॉमन था दोनों में, वो ये था कि हमें आत्मा की ज्ञान होना चाहिए, अपने ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का, परमात्मा का, उनको रियलाइजेशन करना था, ज्ञान चाहिए था। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज अ डैश आयरनी। अब किस तरीके की आयरनी है ये? चलिए देखते हैं किस तरीके की आयरनी। सबसे पहले अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट मतलब जो कि सुखदायी नहीं है, दुखदायी है, जो कि अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अनप्लेजेंट आयरनी तो नहीं है ये। स्लैंट, स्लैंट का मतलब होता है ढलान। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। पायगनेंट, पायगनेंट मतलब बड़ी गहराई रखने वाला, बड़ा ही संवेदनशील दिया है, बड़ी ही संवेदनशील आयरनी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दो द वैली हैज डैश अ टर्बुलेंट हिस्ट्री। वैली के इतिहास जो है हैज हैड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, होने का भाव है कि भाई इस वैली का इतिहास ऐसा रहा है। तो इस वैली का इतिहास कैसा रहा है? टर्बुलेंट रहा है, बड़ा ही उथल पुथल भरा रहा है। ऑप्शन बी हैड इज करेक्ट। Had a turbulent history of internal strife and foreign invasion. It was also home of holy men and women who advocated a human belief in the uniform treatment of people belonging to different faiths and a dash that there was a single God. And a conviction, conviction मतलब किसी चीज का दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास। तो उनके अंदर ये कन्विक्शन था, उनके अंदर ये दृढ़ विश्वास था कि भगवान एक है, चाहे हमारे अलग अलग धर्म हैं, चाहे हमें किसी भी तरीके से बांटा गया है, पर भगवान एक है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन मतलब किसी चीज का टूट फूट जाना, तबाही होना। इम्प्लीकेशन मतलब इशारा करना। और इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब अंदर से कुछ होने की आशंका होना। ठीक है, सो ऑप्शन ए कन्विक्शन इज करेक्ट। ट्रू मिस्टिक्स एज दे वर, क्योंकि यहाँ पे दे यूज किया जा रहा है, तो क्या होगा, वो जिस तरीके के असल में मायने में मिस्टिक्स थे, एज दे वर देयर सेइंग्स मोस्टली इन वर्स emphasize ecumenical thinking. It was in the valley that Muslim ascetics established the Rishi order dash the fact that कि उन्होंने क्या किया था? ऋषि ऑर्डर स्थापित किया था। हालांकि नॉट विद स्टैंडिंग, इसके बावजूद, ये तथ्य होने के बावजूद कि इस्लाम धर्म में ऋषि का कंसेप्ट नहीं है। नॉट विद स्टैंडिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन ऑफ देम हु वर हाइडिंग्स, जो उनमें से एक जो छुपा हुआ था, तो उनमें से एक, एक व्यक्ति है तो वर नहीं आएगा। ठीक है, मान लो 5 थे, उन 5 में से एक जो था वो क्या कर रहा था? छुपा हुआ था। वन हु वॉज, ठीक है, और हाइडिंग्स नहीं आएगा, हाइडिंग, हु वॉज हाइडिंग। वन ऑफ देम हु वर हाइडिंग, वन ऑफ देम हु वॉज हाइड, वन ऑफ देम हु हाइडिंग,
One of them who was hiding. Option D is correct. I can't believe that I am doing this ordinary and dull task. बड़ा ही साधारण सा बोरिंग सा कुछ कार्य हो जो आप रोज करते हैं उसको बोलते हैं म्यूंडेन. क्या बोलते हैं? म्यूंडेन. आप इसको याद कैसे रख सकते हैं कि मान लो आप मंडे से स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो वही बोरिंग आपका रूटीन शुरू हो जाता है. संडे को आपने खूब इंजॉय करा, फ्रेंड्स के साथ खेला कूदा मस्ती करी, घूमने फिरने गए, खाया पिया ऐश करा, लेकिन मंडे से आपका बड़ा ही म्यूंडेन टास्क, बोरिंग सा ऑर्डिनरी सा टास्क स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. इमोरल. इमोरल मतलब जो अनैतिक है. टेनेशियस. टेनेशियस मतलब दृढ़ निश्चय. म्यूंडेन मतलब बोरिंग. डिस्टिट्यूट. डिस्टिट्यूट मतलब बड़ा ही गरीब. सो यहाँ पे ऑप्शन सी म्यूंडेन इज करेक्ट. इट वॉज प्रोबेबली द हैप्पी आफ्टरनून ऑफ हर लाइफ. उसकी जिंदगी का अगर कोई चीज होगी तो सुपरलेटिव डिग्री बता रहे हैं. मेरी जिंदगी का मैं आपको कौन सी चीज के बारे में बताऊंगी? जो मेरी जिंदगी की सबसे खुशनुमा चीज होगी उसके बारे में बताऊंगी. राइट. तो इट वॉज प्रोबेबली द हैप्पीएस्ट afternoon in her life. This afternoon of her life was happy. It was an happier afternoon. It was probably the happiest afternoon of her life. Option D is correct. अब पैरा जंबल का क्वेश्चन है. बट रिजल्ट्स इन वाइड स्प्रेड हंगर. लेकिन इसका नतीजा होता है बड़े लंबा, मतलब वाइड स्प्रेड मतलब बड़े दूर तक फैला हुआ भूखमरी, डेथ मृत्यु और सोशल अनरेस्ट सामाजिक तनाव. सम ऑफ पर किस चीज का नतीजा होता है पता नहीं चला ना. किस चीज का नतीजा होता है? पी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. सम ऑफ द कॉजेज ऑफ फेमाइन इन दैट रीजन. उस इलाके में भूखमरी के. फेमाइन मतलब क्या होता है? जब खाने पीने की चीजों की शॉर्टेज हो जाती है. तो कॉजेज ऑफ फेमाइन, उस इलाके में कॉजेज फेमाइन होने के कुछ कारण क्या है? ठीक है. ड्राउट, फ्लड्स, वॉर एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ फेमाइन इन दैट रीजन. ठीक है. यानी कि आर के बाद में क्यू आएगा. समझ में आ गया? आर के बाद में क्यू आएगा. अब चलते हैं आगे, देखते हैं. विच नॉट ओनली कॉजेज सिवियर शॉर्टेज ऑफ फूड बट रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड हंगर. तो एस के बाद में पी आएगा. आर के बाद में क्यू, एस के बाद में पी. करेक्ट है. आर के बाद में एस, क्यू के बाद में पी. क्यू के बाद में आर, एस के बाद में पी. क्यू के बाद में पी, एस के बाद में आर. तो क्या हो गया? ऑप्शन ए आर क्यू एस पी. द डैश एज फॉर रिटायरमेंट इज 65 ईयर्स इन इंडिया. हिंदुस्तान में रिटायरमेंट की एज क्या है? मैंडेटरी एज है ना वो, कि इस एज पर तो रिटायर होना ही होना है, अनिवार्य है. तो मैंडेटरी के स्पेलिंग क्या होते हैं? MANDATORY होते हैं मैंडेटरी के स्पेलिंग. MEN नहीं होगा. MENDE इनकरेक्ट है. MENDAY इनकरेक्ट है. मैंडेटरी ऑप्शन डी इज करेक्ट. द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू. जब कोई ऐसी चीज हो जो होना असंभव है, ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये चीज कभी हो सकती है, तो आपको बोलेंगे टू गुड टू बी ट्रू. ठीक है. या टू स्वीट टू बी ट्रू, या टू ऑनेस्ट टू बी ट्रू. यानी कि ये व्यक्ति इतना ईमानदार है कि ऐसे लोग हकीकत में नहीं हो सकते. ठीक है. तो क्या होगा? टू गुड. वेरी की बजाय क्या आ जाएगा? टू. TOO वाला एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम बता रहा है कि इतना अच्छा है ये कि ऐसे हकीकत में नहीं हो सकता. वेरी गुड ऑप्शन बी में एरर है. टू गुड टू बी ट्रू. They need to waive the participation fees for people with disabilities. ये वेव होता है लहरें. ठीक है. लेकिन जब आप किसी की फीस माफ कर रहे हैं, ठीक है, क्षमा कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है वेव ऑफ कर. WAIVE वेव. ये होता है उस वेव के स्पेलिंग. राइट. तो एरर कहाँ है? वेव में एरर है. ऑप्शन ए में एरर है. द चाइल्ड वॉज नॉट गिल्टी ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग. कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य का जिम्मेवार नहीं है. ठीक है. यानी कि वो इनोसेंट है. लैक नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ रॉन्ग डूइंग. उसको पता ही नहीं है कि ये कार्य गलत है, यानी कि वो इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं है इस चीज के बारे में. राइट. इग्नोरेंट. इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी. ठीक है. इनएक्सपीरियंस मतलब जिसके अंदर अनुभव की कमी हो. इनोसेंट मतलब मासूम, अज्ञान या फिर निर्दोष. क्रूअल. क्रूअल मतलब क्रूर. सो ऑप्शन सी इनोसेंट इज करेक्ट. लुक्स फर्स्ट टू हिज ओन प्रॉफिट. अपने प्रॉफिट के बारे में पहले देखता है. कौन देखता है अपने प्रॉफिट के बारे में पहले? नहीं पता चल रहा?
ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड देन टू द किंग, और फिर राजा के बारे में। तो ये तो पता चलेगा कि ए के बाद में बी आएगा, कि पहले अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है फिर राजा के बारे में। सो ए के बाद में बी आएगा, राइट। लेकिन ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें दो चीजें पता चली हैं कि एक तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है और दूसरा ए के बाद में बी आएगा। दो पॉइंट्स पता चले कि फर्स्ट पॉइंट पता चला कि ए जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट ए जो है वो नहीं है, और दूसरा पॉइंट पता चला कि ए के बाद में बी आएगा। अब देखो हम इसी से ना अपना आंसर ढूंढ लेंगे। ये तो हो गया एलिमिनेट। अब बी यहाँ पर पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, इनकरेक्ट है। ए के बाद में बी आ रहा है, ए के बाद में बी आ रहा है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज बन के दो एलिमिनेट हो गए। चलिए अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। और डिस्ट्रॉयज द किंग्स गेन ऑल टुगेदर, या फिर किंग का जितना भी प्रॉफिट हो उस सबको खत्म ही कर देता है, पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब कौन करता है ये? द चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। जो चीफ कलेक्टर है रेवेन्यू का, वो क्या करता है? पहले अपने बारे में सोचता है, फिर राजा के बारे में, या फिर राजा का पूरा प्रॉफिट खत्म ही कर देता है। तो डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी डी फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी डी फर्स्ट स्टेटमेंट है। लेकिन ये क्या करता है? इसके बाद में आएगा ए, तो डी के बाद में ए आ रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। I have seen Radhya growing in the last few years. मैंने पिछले कुछ सालों में राधा को बड़े होते हुए देखा है। She now has the capability to fight worse situation. पोटेंशियल का सिनोनिम बताना है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कि उसमें क्षमता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है, काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, और कैपेबिलिटी का मतलब भी क्षमता ही होता है, ठीक है। तो यानी कि वर्स मतलब सबसे बुरा, सिचुएशन स्थिति, ग्रोइंग बढ़ता हुआ, कैपेबिलिटी सामर्थ्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, ताकत। इसका सिनोनिम क्या होएगा स्ट्रेंथ का? रेक्लूस। रेक्लूस का मतलब होता है सन्यासी। वीकनेस, वीकनेस मतलब कमजोरी। पावर मतलब ताकत। डिसेबिलिटी मतलब अक्षमता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पावर इज करेक्ट। फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी का हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। देखो फीजिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की संभावना, किसी चीज की पॉसिबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि किसी चीज को नुकसान किए बिना हम आगे बढ़ने की अगर प्रयास करें तो होता है सस्टेनेबिलिटी। इम्प्रॉपराइटी, इम्प्रॉपराइटी मतलब अनुचित कुछ चीज। और हैवी मतलब भारी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना किसी चीज की, तो यहाँ पे फिजिबिलिटी भी तो संभावना ही है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वुड पिज्जा और बर्गर रादर बी ईटन बाय यू। बोल रहे हैं कि क्या पिज्जा या बर्गर तुम्हारे द्वारा खाया जाना पसंद किया जाएगा, यानी कि क्या तुम पिज्जा या बर्गर खाना पसंद करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बाय यू, तो यू पहले आ जाएगा। वुड यू रादर ईट पिज्जा और बर्गर? वुड यू रादर ईट पिज्जा और बर्गर? ऑप्शन ए इज करेक्ट। शीज बीन बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? कि गोल गोल घुमाना, सीधे पॉइंट पर नहीं आना, जो पॉइंट है उसको टालने की कोशिश करना। ऑल आफ्टरनून यानी कि वो पूरी दोपहर जो है इधर उधर की बातें करती रही, मुद्दे पर नहीं आए। आई जस्ट विश शी वुड कम आउट एंड टेल अस व्हाट शी रियली थिंक्स। मैं बस उम्मीद करता हूँ, ये चाहता हूँ कि भाई वो बाहर मतलब सामने आए और हमें बताए कि वो असल में चाहती क्या है। अवॉइडिंग टू टॉक डायरेक्टली अबाउट अ टॉपिक और इशू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इलैबोरेट, इलैबोरेट मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा डिटेल में समझाना, ठीक है। अब कोई चीज ज्यादा डिटेल में समझाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, राइट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इजी। इलैबोरेट चीज जरूरी नहीं है इजी हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जटिल हो सकती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल साधारण सा। प्लेन, प्लेन मतलब कि बिल्कुल सादा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।